हेलो एवरीवन, मॉर्निंग। जैसा कि अपना पीएचई स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमने 2 लेक्चर डाल दिए। 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अभी तक काउंटिंग फंडा। काउंटिंग फंडा मैंने क्या डाला था? एडिशन फंडा एंड मल्टीप्लिकेशन फंडा। एडिशन फंडा मतलब किसी वर्क को कर रहे हो, 2 वर्क है ए एंड बी, एंड वर्क ए को करने के वेज कितने एम एंड वर्क बी को करने के वेज कितने एम। देन वर्क सी, और वर्क सी के पहले कंपलसरी कंडीशन है कि ए और बी का होना कंपलसरी है। Then total number of ways to work C will be m into n। और अगर यही कंडीशन ऐसे बोल दे कि वर्क C को होने के लिए आइदर A और B, नॉट कंपलसरी A और B, या तो A हो जाए या B हो जाए, दोनों हो जाए, कोई दिक्कत चलेगा, ठीक है ना। तो उस केस में नंबर ऑफ वेज n प्लस n, ठीक है ना। ये हमारा काउंटिंग फंडा। उसके बाद हमने बताया फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में हमने पढ़ा कि फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है। फैक्टोरियल नोटेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ओके। और फैक्टोरियल 0 कितना था? 1, राइट है कि नहीं। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ओके। फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शन नंबर इज नॉट डिफाइंड, राइट है कि नहीं। ये भी नहीं पढ़ा हमने, पढ़ा नेचुरल नंबर्स के लिए, ओके। तो ये जो जब भी तुम्हारा जब फ्रैक्शन पार्ट में आएगा उसके तुम पढ़ते गामा फंक्शन, वो आगे चल के तुम हायर स्टडी पढ़ लोगे, राइट है कि नहीं। अभी के लिए इतना ही काफी, इतने तुम्हारा काम चलेगा, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते क्लास। आज हम थोड़ा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, राइट, जो कि बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, तो मजा आने लग जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं अगर इसमें एक भी क्लास स्किप कर दी ना, तो समझ लो इसमें ना पीछे वाला टॉपिक स्किप कर दी तो आगे वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, राइट है कि नहीं। तो पहले आगे वाले टॉपिक को देखने के लिए पीछे वाले वीडियो सारे देखो, जिससे क्या सारा कंप्लीटली कंसेप्ट समझ में आ जाए, ओके। आई होप समझ में आ गया तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड तुमने जो सिलेबस देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हट गया, वो सीबीएसई से हटा है, जेईई से नहीं हटा, और जेईई से ना हटने वाला है, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जेईई ऐसे नहीं हटा, ठीक है ना। जेईई हटाने का मतलब हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, हट गया, सीबीएसई से हटा है, नॉट फ्रॉम स्टेट बोर्ड्स से भी नहीं बोल सकते, राइट है। सीबीएसई से हट चुका है, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। सीबीएसई से हटा कौन सा है? जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा हटा दिया है, बाइनोमियल थ्योरम पूरा हटा दिया है, राइट है कि नहीं। मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा हटा दिया है, ये 3 टॉपिक शायद पूरा हटा दिए, ठीक है ना, ओके। और जैसे हटाया गया ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे हटाया ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बताओ विदाउट ग्राफ तुम्हें समझ में आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? आई थिंक नहीं आएगा। 12th क्लास वालों के लिए बोल रहा हूं, 11th क्लास को तो नहीं पता है अभी भी, ठीक है ना। पीएनसी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ने पढ़ा दिया, हटा दिया डेरिवेशन ऑफ एनसीआर एंड पीआर का फंडा, ठीक है ना, वो हटा दिया, चलो ठीक है, कोई नहीं, वो अपन जान दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बट अपने को फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, आगे तक पढ़ने के लिए कंसेप्ट आना जरूरी है ना, राइट है कि नहीं। खैर ये तो बोर्ड के लिए है, डोंट थिंक अबाउट जेईई। जेईई में कुछ नहीं हटेगा, आराम से बिंदास पढ़ते रहो, और हटना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, राइट है कि नहीं। हटना भी नहीं चाहिए सिलेबस में, तुम्हें तो ये बोलता हूं सिलेबस हटना नहीं चाहिए, इसमें तुम्हारा ही लॉस है, राइट है कि नहीं। गवर्नमेंट में कुछ नहीं आता, लॉस तुम्हारा ही होगा, क्योंकि नॉलेज समझते ना, नॉलेज क्या होता है? पावर होता है एक तरह से, ठीक है ना। बहुत शानदार, जितना नॉलेज गेन करोगे उतना ही तुम्हारे लिए प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं हटना चाहिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, मैं यही विश करता हूँ तुम्हारा सिलेबस ना हटे, ठीक है ना। इंटरेस्ट आने लग जाता है, तुम्हारा सिलेबस में इंटरेस्ट नहीं रहता, सिलेबस कितना नहीं, तो मैं ये बोलता है कि आगे तक जाओ सर, आगे तक जाओ सर, डेप्थ तक जाओ, ये लगता है तुम्हें, ठीक है ना। तो कोई नहीं, जेईई का सिलेबस नहीं हटा है, ना हटने वाला है, ठीक है ना। बिंदास पढ़ो, कूल माइंड से पढ़ो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ाना है आज मुझे? फैक्टोरियल हो गया था, फैक्टोरियल एंड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लो उससे पहले, जो कि तुम्हें घर से ही करना है, और तुम मुझे बताओगे इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लो घर के लिए। ए कॉलेज offers 6 courses in the morning, 6 courses in the morning, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दूंगा, in the morning, ठीक है ना, and 6 in the evening, and 6 नहीं 4 in the evening, ठीक है ना। 4 कोर्सेज किसमें में? इवनिंग में। 6 किस में ऑफर करती है? इवनिंग में, सॉरी 6 मॉर्निंग में, राइट है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस, द पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस विद द स्टूडेंट
with the student, with the student, with the student, ठीक है ना। if he want to study, if he want to study one in the morning and one in the evening, one course in the morning and one in the evening, one in the evening, राइट है नहीं। और मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, A 24, B 2, C 12, D लिख लो 36, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। जो भी आंसर आएगा मुझे करेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। आज ही चाहिए मुझे आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में ये लिखता हूं, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, वन कोर्स इन द इवनिंग, वन कोर्स इन द मॉर्निंग, ऐसा लिखना है। अब लिखो इसमें क्या लिखना है, इफ स्टूडेंट वांट टू स्टडी विद वन कोर्स, ओनली 3 कंडीशन है, ठीक है ना। देन पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, बताना है तुम्हें, राइट है कि नहीं। ओनली उसने क्या बोला है, एक कोर्स, इसको है ना ऑप्शन कर लें 10, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब उसने क्या बोल दिया, उसको ओनली एक कोर्स ही करना है। यहां क्या था कंडीशन, एक कोर्स इवनिंग में, एक कोर्स मॉर्निंग में, यानी 2 कोर्स। लेकिन यहाँ क्या सिर्फ एक कोर्स के बारे में बोला है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 24, B 2, C 12, D 10 एज इट इज ऑप्शन, ठीक है ना। तुम्हारा जो भी आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। ओके, आई होप तुम समझ में आ गया व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला लिखो, ये लिख लिया होगा, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। या लिख लेना फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। ये तुम्हारा एक स्पेशल पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। ओके, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, और एक लिखना एक पॉइंट और लिखना 2n फैक्टोरियल। हालांकि इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा, राइट है कि एक क्वेश्चन में गिवन है एनसीईआरटी में, वहां तो मिल जाएगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। इज इक्वल टू 2n 2 रेज़ टू पावर n इनटू n फैक्टोरियल, राइट है कि इसको सीधा लिख सकते हो। और n फैक्टोरियल तुम जानते हो, n फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। समझ में आई बात। नेक्स्ट लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n फैक्टोरियल, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो n फैक्टोरियल है ना, उसके प्राइम नंबर से फैक्टर्स क्या आएंगे, कहने का मतलब है यानी कि इसको कंप्लीटली प्राइम नंबर चेंज करना है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास n फैक्टर बोल दिया 2 रेज़ टू पावर अल्फा 1 पहली प्राइम नंबर, दूसरा 3 रेज़ टू पावर अल्फा 2 प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 रेज़ टू पावर अल्फा 3। जिस यार ये क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर अल्फा मतलब n के 2 फैक्टर्स कितने हैं, अल्फा 1 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। जैसे 3 कितने अल्फा 2 फैक्टर्स हैं, 7 अल्फा 3, 11 अल्फा 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ये इस फैक्टर में कन्वर्ट करना है, राइट है कि नहीं, समझ में आया ना। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझते हैं। वेयर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 कॉमा अल्फा 4 डॉट डॉट सोन, क्या बोलते हैं उसको लिख लेना इसके बारे में।
यहां पर लिखना n is any positive integral number, समझ में आया ना, बैठेगा नहीं, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, समझ में आएगी बात कि नहीं, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या निकालना है, ये अल्फा वन क्या हो गया, सारे सारे इंटीग्रल, जैसे 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर 2, जैसे 2 बार आया तो 2 की पावर 2 आएगा तो 2 की पावर 0, तो यहां क्या लोगे 2 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट है कि नहीं। तो इस टाइप से इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, वो अपन कन्वर्ट करेंगे कैसे, आगे बताते हैं। अच्छा, e रेज़ टू पावर e p n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल, मतलब p कोई प्राइम नंबर होगा इनमें से, एक्सपोनेंट मतलब कितना पावर है, किसमें, n फैक्टोरियल में। जैसे इसकी बात करो 2 तो कितना है, अल्फा 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, समझ में आया, कोई दिक्कत होगी, यहां लिखना p वेयर p इज अ प्राइम नंबर। बहुत शानदार टॉपिक है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना, ओके रेडी। तो कैसे निकालूंगा, e p एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ n by p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ n by p स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ n by p क्यूब प्लस n by p रेज़ टू पावर 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ठीक है ना, मैंने बताया था तुम्हें, जैसे 3.2 आ गया फॉर एग्जांपल, 3.2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना है 3, अब तक का मैक्सिमम इंटीजर कितना हुआ 3, नॉट 4 तो आने वाला है अब तक का। सिमिलरली जैसे बोल दिया किसी ने 1.6 तो कितना भैया अब तक का 1, सिमिलरली किसने बोल दिया 0.6 अब तक का कितना है 0, किसने बोल दिया माइनस 0.3 अब कितना है, अब तक का 0 तो इसके आगे आएगा, इससे पहले कौन सा आ गया -1, ठीक है ना, एक्सेट्रा, समझ में आई ना बात, कोई दिक्कत, आप क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा और बच्चे, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, नेक्स्ट अब लिखो क्वेश्चन, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं, 6 का एक्सपोनेंट निकाला इन 50 फैक्टोरियल, लेकिन सर आपने तो प्राइम को बताया, 6 इज नॉट अ प्राइम, ठीक है ना, अब तुम क्या करोगे, तो क्या दिक्कत, 6 को प्राइम में कन्वर्ट करो, 6 किस में आ गया, 6 होता है 2 into 3, ठीक है ना, तो पहले एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल दो, यानी कि e2 एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात, कैसे निकालो सर 50/2, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 50/2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट 50/2 raised to power 3 8, next 50/2 raised to power 4 16, next 50/2 raised to power 5 35 32, next 50/64 एंड डॉट डॉट और सो ऑन। अब इस आगे क्यों लिखा, क्योंकि अब तो पता चल गया अभी 50 से ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब अब ये किस में आएगा, पॉइंट में, आगे आने वाली पॉइंट में आएंगे, रटेंगे नहीं, कोई दिक्कत होगी,
हाँ जी, अब इसका निकालो e2 50 फैक्टोरियल, हाँ जी 25 और 25, ये कितना आ गया 20, लिखते चलो चलो 25 प्लस 50/4 कितना हो गया 12.5 0 प्लस 50/8 कितना हो गया 6.25, है कि नहीं। नेक्स्ट 50/16 कितना आ गया 3.125। नेक्स्ट प्लस ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, कुछ भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट के मान लो, ठीक है ना, कुछ भी आएगा लेकिन आएगा पॉइंट पे आएगा, क्योंकि 30 to 25 से ग्रेटर है तो 1 पॉइंट पे आएगा, कुछ जाएगा। अब ये कितना आएगा, ये पॉइंट समथिंग, है कि नहीं। उसके बाद सारे के सारे ऐसे आएंगे पॉइंट समथिंग। अब देखो यहां तक ग्रेटेस्ट इंडियर पार्ट कितना है 25 तक, मैक्सिमम इंडियर कितना है 25, तो इसकी आंसर कितना है 25 आ चुका है। अब यहां तक कितना है सर 12 नॉट 30, तो प्लस 12। यहां तक कितना है 6 नॉट 7, तो प्लस 6। यहां तक कितना है 3, नेक्स्ट 1, और उसके बाद देखो 0 आएगा क्या, अगेन 0 आएगा 0, तो लास्ट ऑल ओवर में 0 लिखता हूं। कितना हो गया e2 50 फैक्टोरियल कितना आ गया भाई साहब 25 37 और 10 47, यानी कि इसके जो जैसे इसको फैक्टराइज करूंगा तो 2⁴47 आएगा, समझ में आई बात। 2⁴47 समथिंग आएगा इनटू के, यानी कि 2 के फैक्टर कितने बनने हैं 2 के फैक्टर बनने, सॉरी फैक्टर इन फॉर्म ऑफ 2 आर 47, समझ में आया ना। अब बात करते हैं 6 जो है 2 into 3 के केस में, तो इसको कैसे लिखो e3 50 फैक्टोरियल एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 50 फैक्टोरियल, यू कैन राइट दिस 50/3 प्लस 50/9 प्लस 50/3⁴ 27 प्लस 50/3⁴ 81 एंड डॉट डॉट सो ऑन, समझ में आ गया ना। हाँ जी 50 में 3 का डिवाइड करो 16 पॉइंट समथिंग 33, इज दैट क्लियर नॉट। प्लस 9 का डिवाइड करो 5.55 ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट 50/27 कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 27 क्या है 25 से ग्रेटर है, तो 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कोई दिक्कत होगी क्या, एंड डॉट डॉट सो ऑन चलता जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ जी, तो e3 50 फैक्टोरियल कितना आ गया बताओ भाई साहब, यहां पर 16 प्लस 5 प्लस 1 और सबका 0 कितना आ गया 16 प्लस 21 प्लस तो 22, तो यानी कि जो 50 फैक्टोरियल है ना उसको तो मैं ऐसे लिख सकते हो 2⁴47 इंटू 3⁴22, राइट है कि नहीं। थोड़ा सा और देखना, इसको ना ऐसे लिखो 2⁻22 पावर इसमें हटा दो, तो जैसे तुमने 22 आया 25 बच गया, इंटू 2⁻22 3⁻22। अब देखो ये 2⁻25 2 इंटू 3⁻22 6 हो गया क्या, तो तुम यहां क्या लिखोगे 2⁻25 6 इंटू 22, तो क्या लिखोगे e6 exponent of 6 in 50 factorial is equal to 22। exponent of 6 in 50 factorial is 22, राइट है कि नहीं। तो समझ में आया, exponent of 6 in 50 factorial is 22, is that right or wrong, ठीक है ना। ओके, और यहां से देखो exponent of 2 in 50 factorial is 47, exponent of कहां गया exponent of 3 in 50 factorial is 22, ये 47, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से करना है तुम्हें।
क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ find the exponent of 75 factorial. Find the exponent of पहला नंबर 10, सेकंड प्राइम नंबर बताना, ठीक है ना, सेकंड 11, इसको कैसे कन्वर्ट करो, 2 और 5, ये तो ऑलरेडी 11 प्राइम में, 3, 7, ठीक है ना, और नेक्स्ट 5 तो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट 13 इन 75 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कर लोगे, जो भी आंसर है मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट, अब लिख स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन। जो कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम्हें पता भी नहीं है। अरे तुमने मेक वर्ड का अरेंजमेंट किया था, मेक एक मैंने क्वेश्चन दिया था मेक, अगर ध्यान दो स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्वेश्चन यही था मेक, ठीक है ना, मेक 4 लेटर्स का वर्ड बनाना था, रटेंगे नहीं, विद और विदाउट मीनिंग, और रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, तो वहां पर भी तो तुमने क्या है वर्ड्स का ही तो अरेंजमेंट किया था। इन वर्ड्स को चेंज करूंगा तो वर्ड अपने अपने चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा नहीं, अपने आप ही वर्ड क्या हो जाएगा चेंज, मुझे सिर्फ अरेंजमेंट करना था, 4 लेटर है, 4 का ही अरेंजमेंट करना था, रटेंगे नहीं, तो यहां पर परम्यूटेशन में लिख लेना अरेंजमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रटेंगे नहीं, जितने भी गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसको लिखते हैं एम्पियर, बोलते हैं इसको, एम्पियर का मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रटेंगे नहीं, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हमेशा ध्यान रखना एन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, समझ में आई ना बात, क्यों सर, एक बात देखो, अगर एन लेस देन आर हो गया, एन लेस देन आर हो गया, तो तुम क्या करोगे, क्या मुझे बताओ, आर ऑब्जेक्ट का तुम्हें सिलेक्शन करना है, एनपीआर मतलब आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है, कितने में से, आउट ऑफ एन में से, तो मुझे एक बात 10 में से 15 का अरेंजमेंट कर सकते हो, तुम कर सकते हो क्या, वही तो बोल रहा हूं मैं कि ये लेस नहीं होना चाहिए। अरे 10 में से 15 का अरेंजमेंट हो सकता है क्या, 20 में से 15 का हो सकता है, 15 में से 15 का हो सकता है, रटेगा नहीं, बट 10 में से 15 का नॉट पॉसिबल, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आई बात, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ओके। अब ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल मतलब अरेंजमेंट ऑफ, अच्छा देखो, हाँ NPN, इसका मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ n objects out of n objects, ठीक है ना, पहले इसको समझ लेते हैं NPN को, रटेंगे नहीं, n ऑब्जेक्ट्स और n ऑब्जेक्ट्स में कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है, n में, तो सिंपल सर एक रो बना देते हैं, इसका डेरिवेटिव समझ लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आता है, ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 का तुमने अरेंजमेंट किया था, तो मेरे पास क्या है, n ऑब्जेक्ट है, सुनना मेरी बात, कितने ऑब्जेक्ट हैं, n, ठीक है ना, ये
फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड डॉट डॉट, ये क्या आ गए nth ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात, फर्स्ट चॉइस पे तुम्हारे पास कितने ऑप्शन, अरेंजमेंट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, n। अब जो ऑब्जेक्ट यहां आ गया हुआ है रिपीट तो होगा नहीं, तो यहां पर कितने चॉइस, n-1, यहां पर कितने चॉइस, n-2, यहां पर कितने चॉइस, n-3, और लास्ट में जाते जाते यहां पर 2, यहां पर 1, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो गया, n फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया, npn कितना होता है, n फैक्टोरियल। अभी मैंने npr का फॉर्मूला नहीं बताया तुम्हें, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्या नहीं बताया, npr का फॉर्मूला नहीं बताया। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब npn कितना आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, n फैक्टर तुम ये ले सकते हो, n इंटू n-1 npr, डेरिवेशन ऑफ npr, ध्यान रखना है, डेरिवेशन ऑफ npr। तुमने n फैक्टर लिखा n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 n माइनस r, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, n माइनस r, इससे पहले देखो n माइनस r प्लस 1, धीरे धीरे करते जाएगा, n माइनस r आएगा, नेक्स्ट टर्म n माइनस r माइनस 1 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना है 3 2 1, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा एक काम करो, इसमें ना n फैक्टर डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टर डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत, ये कितना आ गया, n इंटू n-1 इंटू n-2, रटेगा नहीं, n माइनस r प्लस 1 n माइनस r, ये यहां से कितना हो गया, n माइनस r का फैक्टोरियल, रटेगा नहीं, डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं, तो ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ध्यान से देखो, ये तो कट गया, यहां से आ गया n माइनस r का फैक्टोरियल बच गया, ये तो कट गया, तो ये आ गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आ गया, n माइनस r प्लस 1, इसको बोलते हैं अपन npr। तो npr कितना, n इन फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा एक बात बताओ सर, ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मैंने कहा इसको देखो, अरेंजमेंट ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, इसको ऐसे मत समझो, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आ गया, वो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से मुझे 7 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है, कितने का अरेंजमेंट करना है, 7 का। तो मेरे पास कितने प्लेस, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वन 7, 1 2 3 4 5 6 7, अरे एक ज्यादा हो गया, 7 ऑब्जेक्ट से क्या करना है तुम्हें, अरेंजमेंट। तो यहां देखो कितना आएगा, 10, मेरे पास चॉइस कितनी, 10, यहां पर कितना आएगा 9, यहां पर कितना 8, यहां पर कितना 7 6 5 4, इज दैट क्लियर और नॉट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, 10 9 8 7 6 5 4, इससे देखना n कितना 10, n-1 9, n-2, ठीक है ना। अच्छा n माइनस, ये n माइनस r प्लस 1 आ रहा है क्या, n 10 माइनस r 7 प्लस 1, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये तो वही तो बोल रहा है, ये क्या होगा, अरेंजमेंट्स ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स विच इज इक्वल, और इसी की डेफिनेशन तो मैंने npr बताया था। तो npr क्या हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसके नीचे लिख लेना, यहां पर लिखना अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स
आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसकी डेफिनेशन क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, एनपीआर। और ये किसके ऊपर आ गया, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यानी कि एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर नॉट? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला, एनपीआर, यानी कि अरेंजमेंट, एनपीआर अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, ठीक है ना। जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, ये बताया। जीरो फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया आउट ऑफ एन थिंग्स में से। अरेंजमेंट कितना है, जीरो ऑब्जेक्ट है, तो कितना प्रोसेस, सबको स्किप कर दो, एक ही प्रोसेस बच गया ना। दूसरा, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन किया है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन इसलिए अगर आर लेस देन एन हो गया ना, सॉरी आर ग्रेटर देन एन हो गया, तो यानी कि ज्यादा थिंग्स का कम थिंग्स में से अरेंजमेंट करें, हाउ कैन बी पॉसिबल, तो दिस विल बिकम नेगेटिव। आर क्या ग्रेटर देन एन, दिस विल बिकम नेगेटिव, सो नॉट डिफाइन, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अब लिखते जाओ एन पी एन, अब ये भी बताया एन फैक्टोरियल, नोट डाल के लिखते चलना। एन पी एन कितना, एन फैक्टोरियल, इज दैट राइट और रॉन्ग? अरे अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, इसका प्रोसेस एन फैक्टोरियल। सेकंड वन एन पी वन कितना, अरेंजमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। वन ऑब्जेक्ट का क्या करना है, अरेंजमेंट आउट ऑफ, अरे एक ही ऑब्जेक्ट चूज करना है मेरे पास, कितने में से, एन में से। तो यहां लिखोगे ना, अरेंजमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए एक प्लेयर सेलेक्ट करना है, 10 ऑब्जेक्ट 10 प्लेयर्स में कितने चॉइस हो तुम्हारे पास, 10। तो यहां पर भी तो वही बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट तुम्हें क्या करना है, टीम में लेना है, उसका अरेंजमेंट करना है किसी भी तरह से, कितने चॉइस में से, 10 में से। तो ऑप्शन क्या हो गया, n, राइट है कि नहीं। और चाहो तो इसका फॉर्मूला रख के देख सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर और नॉट? सो यू कैन राइट दिस n into n minus 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus 1 का फैक्टोरियल। तो ये भाई साहब गए आंसर कितना, n, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो पहले इसको देखो, लैंग्वेज को समझो, उसके बाद फॉर्मूला यूज करो। लैंग्वेज समझ में आ गया, ये टॉपिक तुम्हारी इसीलिए समझ में आएगा, फॉर्मूले से चलोगे बहुत काम बिगाड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब कल को किसी भाई साहब ने पूछ लिया NP0, थर्ड केस, NP0 कितना, 1। बोला 1 कैसे, अरे मेरे लाल, अरेंजमेंट ऑफ जीरो ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अरे भैया किसी का अरेंजमेंट करना ही नहीं है, सबको क्या करना है, इग्नोर करना है। और इग्नोर करने का प्रोसेस मतलब सबको भगा दो, एक ही प्रोसेस है, 1 ही आएगा। और दूसरा, चाहो तो इसको लिखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 0 का फैक्टोरियल। इज दैट राइट और रॉन्ग? बोथ आर सेम, तो वैल्यू विल बी 1। एक बात बोलो, npn कितना आएगा, सॉरी np0 हो गया, अच्छा चलो ठीक, ओके। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिलेक्शन की। ये तो था अरेंज किसका फंडा, परम्यूटेशन का, अरेंजमेंट का फंडा था। अब थोड़ा बात करते हैं किसका, सिलेक्शन का, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन
इसको बोलते हैं अपन सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन भी समझ में नहीं आए तो कलेक्शन। तो एक बात बोलूं, विदाउट सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या तुम अरेंजमेंट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। अरे जब तक ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं हो कौन कौन से ऑब्जेक्ट मुझे अरेंज करने हैं, तो हाउ कैन यू अरेंज? तो जो ऑब्जेक्ट का पता करना है ना, वो यहां से पता करूंगा, और ऑब्जेक्ट का पता करके तो अरेंजमेंट जी कर सकता हूं, राइट है कि नहीं? तो ये क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस। इसको बोलता हूं मैं एनसीआर। क्या बोलता हूं? एनसीआर मींस सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो एक बात को तो मैं आइडिया देखते लग गया होगा, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। हाँ ना बोलना भाई, समझ में आ गया लैंग्वेज से? ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एनसीआर का फंडा क्या होता है? एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। राइट है? इसका डेरिवेशन मैं कल बताऊंगा, इसमें मेरे पास टाइम तो क्वेश्चन कराना है, ठीक है ना। तो मैं इसका डेरिवेशन कल बताऊंगा, राइट है नहीं? तो यानी कि एनसीआर का फंडा क्या? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल। सो यू कैन राइट दिस एनसीआर इक्वल्स टू, दिस इज, देखो ध्यान से, दिस इज क्या? एनपीआर, एनपीआर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो यानी कि एक बात तो समझ में आ गई, एनपीआर नोट डाल के लिख लेना, एनपीआर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर। समझ में आई बात? अरे डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया क्या? और आर क्या है? आर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, राइट है कि नहीं? फैक्टोरियल तो उसी का डिवाइड है। समझ में आएगी बात? तो एनपीआर ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर। नेक्स्ट, कल को तुम्हें कोई बोल दे एनसी जीरो, क्या हो गया? इसका सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन नहीं, अब यहां क्या? जीरो ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर रहा हूं, जीरो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सेलेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब एन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने एन ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? रिजेक्शन कर दिया। रिजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, और रिजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब सबको भगा दिया, प्रोसेस कितना? 1। और वैसे भी तुम लिख सकते हो एनसी जीरो इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस जीरो फैक्टोरियल इनटू जीरो फैक्टर। जीरो फैक्टर कितना? 1। ये कितना? 1। तो आंसर कितना आ गया? 1, राइट है कि नहीं? दूसरी बात, एनसीआर को तुम ये लिख सकते हो क्या? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। देखना ध्यान से, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो दूसरे एंगल बता रहा हूं मैं, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं सर, अगर मैंने सिलेक्शन आर ऑब्जेक्ट का किया है तो रिजेक्शन कितने का किया? टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स? एन। सिलेक्शन आर का किया तो रिजेक्शन एन माइनस आर। इसका मतलब ये भी तो सही बात है सर, ये भी तो बोल सकता हूं एन माइनस आर ऑब्जेक्ट से क्या किया? रिजेक्शन ऑफ, रिजेक्शन ऑफ n minus r objects. Is that clear not? n minus r object. समझ लेना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब सर सिलेक्शन ऑफ r object NCR, रिजेक्शन, रिजेक्शन तो देखते सिलेक्शन हो गया। जैसे केस है कि 10 बॉल में से 3 बॉल तुम्हें निकालना है, राइट है? निकालना है तो पहले उन 3 बॉल को सेलेक्ट तो करोगे, और सेलेक्ट करके उनको हटा दोगे, राइट है? तो वो भी क्या हो गया? 10 से 3। तो यहां पर कोई तो बोल रहा है पहले मुझे उनको सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसको तो उनको हटा दूंगा। तो यानी कि एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी नोट डाल के लेना, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, हमेशा, ऑलवेज, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात समझ में आएगी? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है बहुत शानदार, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ,
कल को कोई तुम्हें बोल दे एनसीएन, एनसीएन स्टार्ट आ जाए ना एनसीएन, अरे भैया सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, सबका ही सिलेक्शन कर लिया, 11 प्लेयर थे, 11 का लेवल सेलेक्ट कर लिया, अरे सबको ले लो टीम में, एक ही प्रोसेस, तो क्या बोलोगे सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो कितना प्रोसेस इक्वल टू 1, और एनसीएन का फॉर्मूला भी रख के देख सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, आंसर कितना है 1, ये 0 0 फैक्टोरियल 1 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, इसको दूसरे लैंग्वेज में पढ़ूं, रिजेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, बैठेगी नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को मैं रिजेक्ट किया ही नहीं, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अच्छा फिर तो मुझे एक बात बताओ, क्या NC1 इक्वल टू NC n माइनस 1 आएगा, आएगा, ट्रू है, r कितना है 1, NCR इक्वल टू NC n माइनस 1, ठीक है ना, NC1 कितना होता है, NC1 होगा n, निकाल के देख सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1, इसको लिख सकते हो n इनटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल कितना 1, तो ये कितना आ गया, लिख लेना इसको, राइट है कि नहीं, NC0 कितना 1, NCN कितना 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए एनी टाइम। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, a box contains, simple question है, a box contains 5 different red and 6 different white balls, 6 different white balls, right? 6 different white balls. In how many ways? In how many ways? In how many ways? 6 balls be drawn. 6 balls be drawn. So that there are at least 2 balls of. There are at least 2 balls of. 2 balls of each color. देखो कैसे क्वेश्चन करना है, 5 रेड, 5 डिफरेंट रेड, 5 ऊपर डिफरेंट है, एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स, कितने हो गए टोटल 11, और 11 बॉल्स में से 6 बॉल निकालनी है। 6 बॉल्स कैसे निकालनी है कि कम से कम 2 बॉल हर एक कलर के आने चाहिए, ईच कलर की कम से कम 2 बॉल आनी चाहिए। तो निकालने से पहला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ सर, परम्यूटेशन का देखते सर, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये मैं लिख दिया रेड कलर और ये लिख दिया व्हाइट, ठीक है ना, और ये लिख दिया बेस, राइट है कि नहीं, यहां बेस लिखता हूं, कितने बेस हो गए, ओके सर। पहला सपोज करो पहले 2 कलर मैं रेड की ले लूं, 2 बॉल किसकी ले ली, रेड की, समझ में आई ना बात, 2 बॉल किसकी, रेड की। अब रेड में से रेड की टोटल बॉल कितनी है 5 में से 2 सेलेक्ट, 2 पहले मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो उसके बेस कितने 5 से 2, इज दैट क्लियर नॉट। लेकिन मुझे बॉल कितनी निकालनी है 6, मैंने तो अभी 2 ही निकालनी है, तो बाकी रिमेनिंग किसकी, व्हाइट की, तो व्हाइट कितनी है 6 में से कितनी निकालनी पड़ेगी 4, तो 6 C 4 निकालनी पड़ेगी नहीं,
राइट है कि नहीं? 2 और 4 6 हो गए क्या? ओके नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एज, अब टोटल बोल तो मैं 6 निकालिए सर, ठीक है ना? तो 2 इधर से 2 4 इधर से, तभी तो 6 होंगी। तो दोनों वर्ग का होना कंपलसरी, तो दोनों वर्ग का होना कंपलसरी, तो कौन सा फंडा? मल्टीप्लिकेटिव फंडा। तो यूज कौन सा करूंगा? 5c2 इंटू 6c4। समझ में आया? सी क्यों लगाया, पी क्यों लगाया? सी इसलिए लगाया कि सेलेक्ट किया मैंने, पहले 5 में से 2 बॉल सेलेक्ट करूंगा। सिमिलरली यहां पर कितना सेलेक्ट करूंगा? 4। सिलेक्शन प्रोसेस आ गया और इसने पूछा भी क्या है? सिलेक्शन ही करवा रहा है, हाउ मेनी वेज 6 बॉल आर ड्रॉन। तो सेलेक्ट कर लिया, वो निकल ही गया। तुमने 6 बॉल निकाल ली, सेलेक्ट कर ली, तो वो वाला अलग ही होगी ना ऑटोमेटिकली। तो कितना हो गया? तो पहले 2 बॉल मैंने रेड की निकाली, कितने में से? 5 में से सिलेक्शन प्रोसेस 5 से 2, तो रिमेनिंग 2 इसमें से रेड में से, तो 4 मुझे किस में से निकालनी पड़ेगी? व्हाइट में से 4। कितना प्रोसेस? 64, ठीक है ना? रेड बॉल्स। अब यह मल्टीपल साइन क्यों है? क्योंकि 2 इसकी निकाली तो 4 इसकी निकालनी पड़ेगी, तब जाके 6 होंगे। दोनों को मिला के तभी 6 होगा। दोनों ही वर्ग का होना कंपलसरी, देन मल्टीप्लिकेटिव साइन। सर इधर से 3 निकालो, तो तुमने इधर से 3 निकाला, टोटल बॉल कितनी? 3, टोटल बॉल 5, 3 निकाला, तो इधर से भी 3 निकालना पड़ेगा। 3 और 3 6 होता है कि टोटल बॉल कितनी? 6 दोनों को मिला के काम वर्क कंप्लीट होगा, तो कितना? 5c3 इंटू 6c। इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट सर अगर मैं इधर से 4 निकाल लेता हूं, तो 5c4, तो यहां से कितना निकालना पड़ेगा? 2, 6c2, तो कितना प्रोसेस? 5c4 इंटू 6c2। अब क्या 5 निकाल सकता हूं क्या? 5 नहीं निकाल सकता सर। जैसे तुमने यहाँ 5 निकाला, तो यहाँ पर कितना निकालना पड़ेगा? 1। समझ में आई बात? अच्छा सर एक बात बताओ, ये हो गया प्रोसेस। अब इससे आगे निकाल नहीं सकता, इससे कम निकाल नहीं सकता। अब मुझे एक बात बताओ, 6 बॉल तो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, 6 बॉल तो निकाल चुका हूं मैं, कंडीशन भी कंप्लीट है, तो क्या इसके लिए इसका होना कंपलसरी है क्या? नहीं है ना? तो फिर क्या लगा दो? एडिटिव फंडा। सिमिलर केस, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं, इसके लिए इसकी भी जरूरत नहीं, तो एडिटिव फंडा। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज is equal to 5c2 into 6c4 plus 5c3 into 6c3 plus 5c4 into 6c4। अच्छा देखो, मैंने बताया था NC1 और NCn-1 कितना आता है n, तो यहां देखो ये कितना आ गया 5, 5c5-1 तो 5, यहाँ लिखना प्लस ऑफ 5 इंटू 6c2 कितना? 6c2 निकालते 62, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना? 2, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल रोक दूं, क्योंकि नीचे कितना है? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये कट गया और ये कट गया 3, 15 इंटू 15। नेक्स्ट 5c3 निकालो। अच्छा 5c3 और 5c2 दोनों इक्वल आएंगे, क्यों इसको r मानो तो इसको ये मान लूं? NCR इक्वल टू NCr माइनस r होता है क्या? बताया था अभी। तो ये r3, तो यहां से 5 माइनस 3 दोनों इक्वल आएंगे ना, तो निकाल लेते हैं। तो 5c3 कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू ऑफ 3 का फैक्टोरियल, तो कितना आ गया? 5, ये 2 पे 3 पर रोक दूंगा, 5 4 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 प्रेजेंट है, डिवाइड बाई ये कितना? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये भाई साहब बढ़ा दिया, ये कितना हो गया? 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, तो ये 2 10, तो 5c3 कितना? 10 इंटू 6c3 निकालो। 6c3 क्या करूंगा? 6c3 का 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, सो यू कैन राइट दिस 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 पे रोक दो, डिवाइड बाई एक 3 को रहने दो, इसको खोल दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट गया और ये भी गया, कितना आ गया? 20 इंटू 20 प्लस अजी ये कितना आ गया? ये 10 अभी निकाला था 5c3 5c, राइट है कि नहीं? 2। अच्छा 64 और 62 दोनों इक्वल होंगे क्या? बताना कि NCR इक्वल टू NCr माइनस r, तो 6c4 इक्वल टू 6 माइनस 4 2,
आगे क्या, तो कितना है 15, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया 150 प्लस 200 प्लस 75 कितना आ गया 350 प्लस 75 425, टोटल नंबर ऑफ वेज 425। इज दैट क्लियर नॉट? ये सिंपल, ये मैंने बेसिक बता दिए। अब मैं आगे के क्वेश्चन में यूज नहीं करूंगा, अब मैं आज आगे क्वेश्चन सीधा इस टाइप से देखूंगा, कैलकुलेशन तुम खुद ही करोगे, ठीक है ना, कर लोगे ना। कभी कभी क्वेश्चन में सीधा ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many four letter words, how many four letters word, four letter words can be formed from the letters, can be formed from the letters of the word के आंसर ANSWER, ठीक है ना। यानी कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है, कितने पॉसिबल हैं, कहां से, वर्ड का नाम क्या है आंसर, ठीक है ना। लेटर यहां से यूज लेंगे, फुल स्टॉप। सेकंड, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स, हाउ मेनी, इनमें से कितने वर्ड, ऑफ दीज वर्ड्स, ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द वोवल, स्टार्ट विद द वोवल, समझ में आ गया ना। इनमें से कितने वर्ड हैं जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। वोवल से मतलब या तो ए से, आइदर ए और ई, राइट है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, पहला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए 4 स्पेस है तुम्हारे पास, ठीक है ना, 4 स्पेस में से 4 पर्सन को खड़ा करना है। पर्सन कितने तुम्हारे पास 6, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। तो बताओ ये बता, पहले स्पेस पे कितनी चॉइस है तुम्हारे पास 6, राइट है कि नहीं। सेकंड स्पेस पर एक स्पेस यहां पर भर चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्पेस पर 5, थर्ड स्पेस पर 3 और नेक्स्ट स्पेस पर 4। 4 लेटर्स का वर्ड बना रहा हूं मैं, 5 4 यहां आएगा, सॉरी ये 3, 4 लेटर्स का वर्ड बना रहा हूं मैं। तो ये हर एक लेटर काउंट करना जरूरी है, मतलब हर एक वर्ड कंपलसरी है, होना कंपलसरी। देन आई विल यूज मल्टीप्लिकेटिव बंडल, तो आंसर क्या आएगा 30 30 120 इंटू 30, 120 इंटू 30 360। और दूसरी बात, अब देखो एक तरह से आप ये बोल रहे हो कि सर 4 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, कहां से, इन 6 लेटर से, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ, और अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, और अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम 6 लेटर्स, और 6 लेटर्स क्या क्या हैं, A N S W E R, यही है कि नहीं। तो क्या क्या होगा, टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट, क्या प्रोसेस, NPR, and so you already know very well 6 factorial divided by 64, 6 factorial divided by 6 minus 4 का factorial, right again, so you can write this 6 into, बोलो भाई, 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by, this is 2 factorial, answer will be same, right again। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
स्टार्ट किससे होना चाहिए? स्टार्ट विद अ वोवल। स्टार्ट किससे होना चाहिए? स्टार्ट विद अ वोवल। सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट विद अ वोवल। अब देखना, स्टार्ट विद अ वोवल, 1 2 4 स्पेस, तो वोवल मेरे पास कितने? 2, और मुझे चाहिए कितना यहाँ पर? 1। समझ में आया ना? वोवल मेरे पास कितने? 2, चाहिए कितने? 1। तो पहले 2 में से कोई एक को सेलेक्ट करूंगा, और 2 में से कोई एक को सेलेक्ट करने का प्रोसेस 2C1। इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट, अब देखो, सुनना मेरी बात। अब 3 लेटर्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स आउट ऑफ 5। समझ में आया? 5 की, क्योंकि एक यहाँ फिक्स हो चुका है, एक का सिलेक्शन तो हो गया ना, एक तो फिक्स हो चुका, बट 2 में से एक फिक्स, रिमेनिंग क्या? 1। और इसके लिए 3 के लिए 4 लेटर मेरे पास, रिमेनिंग 1 यहां से 5। तो यहां पर अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या आ गया? 5P3। तो टोटल, अब देखो, इस वर्क के बिना इसको मैं अलग कर दूं, इसको, अगर मैं इसको काउंट ना करूं तो क्या मेरा प्रोसेस कंप्लीट है? नहीं है। 4 लेटर वर्ड चाहिए, ये भी काउंट करना, 3 भी काउंट करनी है। तो क्या आएगा? 2C1 इंटू 5P3, मल्टीप्लीकेटिव फंडा। एंड NC1 कितना? n इंटू 5P3, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इज दैट क्लियर नॉट? तो ये कितना? 12 इंटू 5 60 इंटू 2 120। ठीक है ना? अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आया हो तो देखो एक और मेथड है अल्टरनेट, उससे समझते हैं। ठीक है ना? इसको मैं रफ कर रहा हूं, अल्टरनेट समझते हैं, जो तुम ऑलरेडी जानते हो। सेकंड को, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी था क्योंकि तुम ऑलरेडी इसको कर चुके हो। 1 2 3 4 देखो, यहां पर तुम्हारे पास कितनी चॉइस? 2, ए और ई। 2 चॉइस में से कोई एक ऑप्शन लूंगा मैं, तो मेरे पास चॉइस तो 2 है ना, लेकिन जो लेटर यहां फिक्स हो गया वो यहां आएगा क्या? नहीं आएगा। तो रिमेनिंग कितना यहां पर? 1। रिमेनिंग कितने यहां पर लेटर? 1, इनमें से, और रिमेनिंग 4 उनमें से, तो 5। तो लेटर यहां पर रिमेनिंग कितने? 5। 2 लेटर फिक्स हो गए, तो यहां पर कितना प्रोसेस? 4। 3 लेटर फिक्स, तो 3। तो प्रोसेस कितना आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना हो गया? हाँ भाई, 12 इंटू 5 60 इंटू 2 120। पहले भी कितना आ रहा था? 120। आज कितने काफी है? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेगी तो थोड़ा सा कम हो पाए। ठीक है ना? ये PNC तुम्हें समझ में आ गया हो। तुम्हें नेक्स्ट क्लास में अपन डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन कर ले, थोड़ा मेरे पास टाइम कम था, क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी था। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करेंगे, कॉम्बिनेशन को समझेंगे कैसे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आता है। ओके, तो आज कितने काफी। और हाँ, वीडियो टाइम पे देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, खतरनाक टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। कॉम्प्लीट, हर जगह कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा। तो समझ में ये पता चलेगा NPR कहाँ यूज करना है, NCR कहाँ यूज करना है, उसके लिए तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में। रेडी कि नहीं? तो वो सारी वीडियो टाइम पे देखो। रेडी कि नहीं? तो आज कितने काफी है ना? एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।